आज हम लोग क्लास 10th का हिस्ट्री का चैप्टर 1 देखेंगे, जो कि चैप्टर 1 है यूरोप में राष्ट्रवाद। इसको आज टोटली समझा जाएगा कि इसमें क्या है क्या नहीं है। ये पार्ट 1 है। इसके बाद पार्ट 2 आएगा। इसमें यूरोप में टोटली अगर हम कुल महाद्वीपों की संख्या देखा जाए तो कुल महाद्वीपों की संख्या कितनी है? 7। कुल महाद्वीपों की संख्या कितनी है? 7। और इसमें 7 महाद्वीप में एशिया महाद्वीप हो गया, अफ्रीका महाद्वीप हो गया, उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ये 7 महाद्वीप है, जिसमें से सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाएगा एशिया महाद्वीप और सबसे छोटा महाद्वीप हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? एशिया। और सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। इसमें समझेंगे लोग आखिर राष्ट्रवाद होता क्या है, आखिर राष्ट्रवाद है क्या। राष्ट्रवाद को हम लोग कह सकते हैं कि जैसे एकीकरण होता है, या कह सकते हैं कि अपने देश के प्रति प्रेम, स्नेह, गर्व, लगाव की भावना को ही क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद। अपने देश के प्रति प्रेम, स्नेह, गर्व, लगाव इत्यादि की भावना को क्या कह सकते हैं? राष्ट्रवाद। ये परिभाषा कौन दिया था? तो राष्ट्रवाद की परिभाषा पहली बार दिया था अर्नेस्ट रेनर। राष्ट्रवाद की परिभाषा पहली बार कौन दिया था? अर्नेस्ट रेनर। मतलब कौन बोला था कि अपने देश के प्रति प्रेम, लगाव, स्नेह, गर्व की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। तो ये परिभाषा दिया था अर्नेस्ट रेनर। और दूसरी बार मतलब चित्रे के माध्यम से, जैसे हम लोग अपने देश के प्रति जैसे गर्व महसूस करते हैं कि अगर झंडा दिखाएंगे तो भारत की झंडा है तो हम लोग देखेंगे ना कि हाँ हम मेरा ये देश का झंडा है। तो चित्रे से राष्ट्रवाद की परिभाषा दिया था फ्रेडरिक सरियू। ये चित्रे और झंडा के माध्यम से किसका परिभाषा दिया था? राष्ट्रवाद की परिभाषा दिया था। इसमें फिर समझेंगे लोग, इसमें यूरोप के अंदर एक फ्रांस देश है, उसके बारे में पढ़ेंगे लोग। यूरोप के अंदर एक फ्रांस देश है, उसके बारे में। फ्रांस का राजा होता है लुई 14वां। फ्रांस का राजा कौन होता है? लुई 14वां। यह एक निरंकुश शासक था। मतलब कि ये वहां पर फ्रांस में मनमानी कर रहा था, मतलब राजतंत्र। वहां पर कैसा शासक था? राजतंत्र मतलब ये ही शासन कर रहा था। और इसका एक कथन है, ये कह रहा था कि मैं ही राज्य हूं और मेरा शब्द ही क्या है? कानून है। इसका यह कथन आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि मैं ही राज्य हूं, मेरा शब्द ही कानून है। किसका कथन है? तो ये लुई 14वां का कथन है। लुई 14वां का कथन है। इसके बाद एक निरंकुश राजा बनता है लुई 16वां राजा बनता है। और ये राजा 1774 ईस्वी में बनता है। कब बनता है? 1774 ईस्वी में। ये भी निरंकुश था, मतलब जो कह रहा था बहुत फ्रांस में बहुत अतः बोला जाता है ना, ये कर दिया था। इसलिए जनता ने इसके विरुद्ध क्या कर दी? क्रांति कर दी। जिस क्रांति का नाम दिया गया फ्रांसीसी क्रांति। जिस क्रांति का क्या नाम दिया गया? फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति हुई, पूरा जनता ने मिलकर इसका क्या किया? विरोध किया। किसका विरोध किया? लुई 16वां का विरोध किया पूरा जनता ने। और इसको फांसी दे दिया गया। कितना तारीख को? 21 जनवरी 1793 में लुई 16वां को क्या कर दिया गया? फांसी दे दिया गया। लुई 16वां को फांसी दे दिया गया 21 जनवरी 1793 ईस्वी में। इसके बाद है, जब इसको फांसी दे दिया गया तो वहां के जनता ने कहा कि आखिर फ्रांस में एक क्या होना चाहिए? संविधान होना चाहिए। तो इन लोगों ने संविधान बनाना क्या कि अब एक संविधान बनाया। उसमें इस संविधान की विशेषता थी कि सबको एक समान अधिकार दिया। क्या दिया? सबको एक समान अधिकार दिया। और जैसे हम लोगों की भारत क्या है? भारत देश क्या है? भारत मातृभूमि है, मातृभूमि। और फ्रांस के लोग सबको तो समान अधिकार दिया। और ये फ्रांस की भूमि को कहा ना कि ये हम लोगों की क्या है? पितृभूमि है। हम लोगों की क्या है? पितृभूमि है। और हम लोग इसका क्या है? नागरिक है। हम लोग इसका क्या है? नागरिक है। और तीसरा अपने संविधान में तिरंगा को लाया। और फ्रांस के सभी लोगों के लिए एक भाषा लाया, फ्रेंच भाषा। कौन सी भाषा लाया? फ्रेंच भाषा। और जैसे फ्रांस से अलग अलग टुकड़ों में बटल था ना, पूरा टुकड़ों में बटल था। और हर एक जगह के राजा अलग अलग रहता था। मतलब यहाँ का राजा कोई और है, यहाँ के राजा कोई और है। और हर एक जगह क्या लगता था? इसके पहले टैक्स लगता था।
टैक्स लगता था। तो इस संविधान में बनाया गया ना कि आयात निर्यात, मतलब आप कहीं से भी आयात निर्यात करिएगा ना तो आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। मतलब टैक्स को क्या किया, समाप्त किया। ये इसका क्या था, विशेषता था। वहाँ की जनता ने जो संविधान बनाया वे इसका विशेषता था। फिर इसके बाद क्या होता है, फ्रांस की क्रांति, एक मिनट, फिर उसके बाद फ्रांस की क्रांति के प्रभाव से अगल बगल जो इसके फ्रांस के अगल बगल देश थे वे भी सोचे कि वहाँ के लोगों ने अपना एक संविधान बना लिया, वहाँ के लोग अच्छे से जी रहे हैं, वहाँ के लोग क्या हो गए, एकजुट हो गए। तो उसके अगल बगल भी देश, उसके मतलब फ्रांस के अगल बगल भी देश सोचने लगा ना कि हम भी एकजुट हो जाएं, हम भी यहाँ से राजतंत्र को क्या करें, समाप्त कर दें, हम भी यहाँ के राजतंत्र को क्या करें, समाप्त कर दें। तो फ्रांस की क्रांति के प्रभाव से, सॉरी एक क्वेश्चन छूटा हुआ है यहाँ से, कि फ्रांसीसी क्रांति का एक नारा था, फ्रांसीसी क्रांति का नारा था स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता। फ्रांसीसी क्रांति का क्या नारा था, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता। फिर इसके बाद यहाँ पर देख लीजिएगा, कह रहा है कि फ्रांस की क्रांति के प्रभाव से अगल बगल के देश में कुछ लोगों के द्वारा जैकोबियन क्लब की स्थापना की गई। जैकोबियन क्लब की क्या की गई, स्थापना की गई। उसके बाद क्या होता है कि जब फ्रांस में जनता के शासन हो गया तो धीरे धीरे मतभेद होने लगा, वहां पर मतभेद होने लगा और फिर पहले जैसा क्या होने लगा, पहले जैसा राजतंत्र आ गया फ्रांस में। फिर पहले जैसा क्या आ गया, फ्रांस में पहले जैसा राजतंत्र आ गया। फिर जनता के बातों को क्या करने लगा, लोग दबाने लगा, लोग वहां राजाओं का फिर से क्या हो गया, शासन हो गया। इसलिए वहां के लोगों ने, फ्रांस के लोगों ने क्या करते हैं, इसलिए फ्रांस के लोगों ने 1799 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट को बुलाते हैं। ये नेपोलियन बोनापार्ट ये पहले 40 युद्ध जीत चुका था। कितने युद्ध जीत चुका था, 40 युद्ध जीत चुका था। इसलिए यहाँ के लोगों ने किसको बुलाते हैं, नेपोलियन बोनापार्ट को बुलाते हैं। जैसे ही नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस में आता है तो क्या करता है, वहाँ की जो फ्रांस में राजतंत्र था उसको क्या करता है, समाप्त कर देता है। जो फ्रांस में राजतंत्र था उसको क्या करता है, नेपोलियन बोनापार्ट समाप्त कर देता है। और दूसरी चीज करता है, फ्रांस में नेपोलियन संहिता लाता है। क्या लाता है, नेपोलियन संहिता लाता है। इसी को बोल सकते हैं नेपोलियन कोड, इसी को बोल सकते हैं नेपोलियन कोड। और ये नेपोलियन संहिता 1804 ईस्वी में लाया था। नेपोलियन संहिता कब लाया था, 1804 ईस्वी में। और इसमें जो नेपोलियन संहिता में इसमें मुख्य बातें लिखा, इसमें क्या क्या लिखा था, फर्स्ट लिखा था कानून के समक्ष समानता, मतलब कानून के आगे सब क्या है, बराबर है। उसके बाद जो जब आयात निर्यात टैक्स लग रहा था जैसे, तो पहले ही जनता ने उसको खत्म कर दिया था, लेकिन फिर राजाओं का शासन आया था तो फिर से लगा दिया था। इसलिए फिर से नेपोलियन क्या करता है, आयात निर्यात शुल्क को क्या कर देता है, समाप्त कर देता है। आयात निर्यात शुल्क को समाप्त कर देता है। और फिर से फ्रांस में कौन सी भाषा लाता है, फ्रांस में कौन सी भाषा लाता है, फ्रेंच भाषा लाता है। फ्रांस में कौन सी भाषा लाता है, फ्रेंच भाषा लाता है। और उसके बाद संपत्ति का अधिकार, मतलब कि आपको पहले जो जैसे गरीब कोई कमाया ना, वहाँ के लोग कमाते थे तो कुछ हिस्सा किसको देना पड़ता था, राजा के देना पड़ता था। इसलिए नेपोलियन क्या किया, संपत्ति रखने का उसको क्या कर दिया, अधिकार दे दिया गया। फिर आगे इसमें जो मुख्य बातें था, जन्मजात अधिकार समाप्त किया, मतलब इसमें राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, इसमें राजा का बेटा जो हकदार होगा, जैसे पहले क्या था, उसका पहले मतलब जन्म से उसके बेटा राजा बना था, फिर उसके बेटा राजा बन रहा था। ये उस अधिकार को क्या किया, समाप्त किया। और योग्यता के आधार पर नियुक्ति की प्रावधान रखा। योग्यता मतलब जो जिसके लिए योग्य है ना उसको चुनता था। इसके बाद क्या हुआ, नेपोलियन क्या किया, फ्रांस से बाहर निकला। फ्रांस से कहाँ निकला, बाहर निकला। वे सोचा कि जो अगल बगल देश है उसको भी क्या कर देते हैं, एक कर देते हैं। उसके बाद ये सोचा कि जो अगल बगल देश है उसको भी क्या कर दे, एक कर दे। तो इसलिए उसने क्या करता है, जब फ्रांस से बाहर निकलता है तो दो देशों को ध्यान में रखता है। सबसे पहले एक हो जाएगा इटली, एक कौन था, इटली, और दूसरा का था जर्मनी। एक इटली और दूसरा का था जर्मनी। जब इटली में गया तो उसने एक चीज का स्थापना किया,
सेल्सपियन गणराज्य की स्थापना किया। किसका स्थापना किया? सेल्सपियन गणराज्य की स्थापना किया। और दूसरा का ट्रांसपीडन गणराज्य की स्थापना करता है। क्वेश्चन आपसे कर सकता है सेल्सपियन और ट्रांसपियन गणराज्य की स्थापना किसने किया? तो नेपोलियन बोनापार्ट। इसका पूरा नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन का पूरा नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट। और एक जब जर्मनी में गया तो वहां जर्मन राइन संघ का स्थापना किया। जर्मन राइन संघ का, यह आपके क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जर्मन राइन संघ का स्थापना किसने किया? तो नेपोलियन किया था। किसने किया था? नेपोलियन किया था। और नेपोलियन ने क्या किया? जो जर्मनी लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में टूटा था। कितने बड़े छोटे? मतलब 300 छोटे बड़े राज्यों में टूटा हुआ था ना, तो उसको 39 राज्यों का क्या बनाता है? संघ बनाता है। नेपोलियन यहाँ से इटली में क्या किया? सेल्सियन गणराज्य की और ट्रांसपीडन गणराज्य की स्थापना करता है। और जर्मनी में क्या करता है? जर्मन राइन संघ का स्थापना करता है। और जो जर्मनी 300 छोटे बड़े राज्यों में बटल था, उसको कितना में जोड़ता है? 39 राज्यों का क्या बनाता है? संघ बनाता है। उसके बाद अगल बगल देशों को लगने लगा कि हम जिस पर अधिकार किए हैं, अब नेपोलियन आ गया है तो ये क्या करेगा? हम लोगों के अधिकारों को छीन लेगा। इसलिए नेपोलियन के 4 बड़े दुश्मन देश रहते हैं। कौन कौन वे चारों दुश्मन देश रहते हैं? एक इंग्लैंड रहता है, एक प्रसा रहता है, एक ऑस्ट्रिया रहता है, और चौथा रूस रहता है। ये 4 गो नेपोलियन के क्या थे? दुश्मन देश थे। इन्होंने क्या किया? एक योजना बना के और नेपोलियन पर क्या किया? आक्रमण किया। योजना बना के नेपोलियन पर आक्रमण किया। ये आक्रमण किया था। ये आक्रमण किया था 1815 ईस्वी में। 1815 ईस्वी में जब उस युद्ध हुआ तो उस युद्ध का नाम रखा गया वाटरलू का युद्ध। कौन सा युद्ध? वाटरलू का युद्ध। इस युद्ध में क्या होता है? ये चारों देशों ने भाग लिया। और दूसरी तरफ कौन था? नेपोलियन। इस युद्ध में किसकी हार हो गई? नेपोलियन की हार हो गई। इस युद्ध में किसकी हार हुई? नेपोलियन की हार हुई। और नेपोलियन को भेज दिया गया कहाँ? हेलेना द्वीप पर। हेलेना द्वीप पर भेज दिया गया। और इसकी मृत्यु 1821 ईस्वी में हो गई। नेपोलियन की मृत्यु कब हो गई? 1821 ईस्वी में। आपसे क्वेश्चन करेगा कि वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? तो 1815 ईस्वी में। किसके बीच? ये चारों देश था और एक नेपोलियन था। और इसको हारने के नेपोलियन जब हारा तो इसको कहाँ भेज दिया गया? हेलेना द्वीप पर। और हेलेना द्वीप पर इसकी मृत्यु कब हो गई? 1821 ईस्वी में। उसके बाद जब युद्ध जीतता है ये चारों देश, तो क्या करता है? जब नेपोलियन सबको एक में जोड़ा था, उसको क्या करता है? बैठक बुलाता है। सब चारों देश अपने में क्या करता है? बैठक बुलाता है। और ये बैठक होता है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ होता है? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। और इसी बैठक को क्या बोला जाता है? वियना सम्मेलन। इसी बैठक को क्या बोला जाता है? वियना सम्मेलन। ये चारों देशों ने भाग लिया। और वियना में जब ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में यह बैठक बुलाया जाता है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में, तो उस वक्त ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? मेटरनिख। तो वहां के अध्यक्ष जो इस वियना कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, वे किसको बनाया गया? मेटरनिख को बनाया गया। और उसमें निर्णय लिया सब ना कि जिसको नेपोलियन एक में जोड़ा है ना, वे फिर से उसको तोड़कर अपने अपने क्या कर लिया जाएगा? अधिकार कर लिया जाएगा। और उस पर क्या किया जाएगा? फिर से शासन किया जाएगा। और वियना कांग्रेस का क्या प्रभाव हुआ, ये हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे, पार्ट 2 आने। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद।